हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर, जिसमें 2023 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं अभी तक कितने क्वेश्चन हमारे पास आए हैं और कितने क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 हमारे पास है और हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। कोशिश करेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। इनकेस कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आता है, जिसमें आपके पास अथवा में भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जिसमें आपको यहाँ पे ओवरी का टीएस बनाना है। इसका जो सेकंड पार्ट है, या जिसको हम अथवा या और में हम देख रहे हैं, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स को जल्दी से डिस्कस करेंगे। आपने कहा क्वेश्चन क्या था, पहला सेगमेंट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लैरिफाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, क्लैरिफाई करो। ठीक है, अब देखो, आप सबसे अच्छा जो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। हमने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक यहाँ पे पीरियोडिक साइकिल है। ठीक है, जो कि 28 डेज की होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेट का जो डेवलपमेंट है या फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद आपने कहा कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। तो एक पीरियोडिक हमारे पास क्या आती है, साइकिल आती है, जिसमें हम डेवलपमेंट भी देखते हैं, हम ओव्यूलेशन भी देखते हैं, जिसमें गैमेट रिलीज होता है यहाँ पर। और इसी के दौरान यहाँ पर काफी सारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो आते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे। ठीक है, चलो, अब इस टाइप का जो हमने ग्राफ है वो पढ़ा था, जिसमें आपको दिखा रखा है अलग अलग फेजेस के बारे में बात हम यहाँ पर करेंगे। तो चलो, सबसे पहले हमारे पास आता है जो, अच्छा फेजेस को ध्यान से देखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, फेजेस को ध्यान से देखना। हमने ये जो नीचे लिखे फेजेस है, हमने ऊपर लिखे थे ये फेजेस, इतना तो ध्यान होगा। हमारे पास सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन आता है, जब यहाँ पे सिक्रीटरी फेज जिसे हम कहते हैं। फिर फॉलिकुलर फेज आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, जिसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ल्यूटियल फेज आता है, जिसे सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा और एस्ट्रोजन का यहाँ पे सिक्रेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट साइकिल जो बिगिन होती है, यहाँ पर अगेन आपकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, आपने कहा यहाँ पे एक पीरियोडिक साइकिल होती है, जिसमें यहाँ पे गैमेट का डेवलपमेंट होता है, गैमेट रिलीज होता है, और इसमें कुछ क्या होते हैं, यहाँ पे चेंजेस आते हैं, पीरियोडिक चेंजेस यहाँ पर आएंगे, हार्मोनल चेंजेस यहाँ पर आएंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ हार्मोन का जो लेवल है वो दिखा रखा है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए अलग से यहाँ पे आपको दिखा रखा है, एफएसएच और एलएच के लिए अलग से दिखा रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया था, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड फॉलिकल्स, ये आपके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट दिखा रखा है, एंड फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है हमने एक साथ देखा था। तो हमारा जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, जिसमें हमारे पास ऐसे, ये क्या है, एल एच एफ एस एच का ऐसे हमारे पास ग्राफ आया था, तो हमने यहीं पे दिखाया था। यहीं पर हम फॉलिकल्स भी देख रहे हैं, यहीं पर हम जो यहाँ पे हार्मोनल ग्राफ है वो भी देख रहे हैं। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है तो देखो, ये जो आपका यहाँ पे ग्राफ है ये कंफ्यूजिंग होगा। जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ग्राफ बनाया था, आप एक बार अपने नोट्स को देखेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें क्लेरिफाई हो जाएगी। यहाँ पर अलग अलग दिखा रखे हैं, जैसे कि एफएसएच और एलएच को ऐसे दिखा रखा है, फॉलिकल्स को ऐसे दिखा रखा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को अलग अलग करके दिखा रखा है। हमने जब ग्राफ बनाया था तो हमने ऐसे ही लिखा था, ये ऐसे है। अब यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पे एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन लिखा था, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लिखा था। अच्छा, यहाँ पे फॉलिकल्स भी देखते हैं थोड़ा सा, पहले फॉलिकल्स देखते हैं। हाँ, पहले एफएसएच लिखा था, फिर एलएच लिखा था, फिर फॉलिकल्स हमने लिखा था, फिर एस्ट्रोजन लिखा था, प्रोजेस्टेरोन लिखा था यहाँ पे। ठीक है, और हमने लिखा था यहाँ पे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की क्या कंडीशन यहाँ पर आती है, तो इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, हमने सारे जो ग्राफ हैं वो एक साथ देखे थे। अब जब हम एक साथ ग्राफ को देखते हैं, अच्छा ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, ये आप समझ रहे हैं, ग्राफ ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे ग्राफ ऐसे स्ट्रेट नहीं आते हैं।
तो हमने कहा जब हम साथ में सबका ग्राफ देख रहे थे तो हम बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाते हैं और हमें चीजें समझ में भी आती हैं। अभी पूरा ग्राफ यहाँ पर नहीं बनाएंगे, एक बार आप लोग अपने नोट्स को देख लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, तो हम पूरे इस टॉपिक को अलग से यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखेंगे आपने कितना समझा है इस टॉपिक को। ठीक है, देखो कुछ अगर हम जल्दी से यहाँ पर देखें तो हमें ये बता रखा है कि यहाँ पर ये जो फेज है ये सिक्रेटरी फेज है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है, सिक्रेटरी फेज होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे फॉलिकुलर फेज आता है तो फॉलिकुलर फेज में क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे कुछ चीजें देखो। एक तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन पे यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे फर्क नहीं दिखाई देगा। एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा उससे पहले यहाँ पर आते हैं। आपने कहा जैसे जैसे यहाँ पे फॉलिकुलर फेज आता है तो LH और FSH का जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाएगा। LH और FSH का सिक्रेशन जब बढ़ता है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, जैसे ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा, इसीलिए आप इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आपने कहा कि यहाँ पे जो 14-15 डे जो होता है जिसमें फॉलिकल्स फुली मैच्योर हो गई हैं, फाइनली ग्राफियन फॉलिकल्स हमारे पास आती हैं। और ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं, अब यहाँ पर एक सर्ज आएगा, LH एकदम से ज्यादा हो जाएगा और FSH भी ज्यादा होगा, लेकिन LH के कंपैरिजन में कम होता है। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का ये एकदम से सर्ज आना क्या करता है, यहाँ पर जो ग्राफिन फॉलिकल्स है उसको बर्स्ट कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो ग्राफिन फॉलिकल्स यहाँ पे बर्स्ट हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ इमीडिएट सर्ज ऑफ LH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ये फूट जाएगी और यहाँ पर जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल्स का जो रेस्ट पार्ट है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे, इसीलिए इस फेज को यहाँ पे ये मिड में होती है, इसीलिए इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम से ये जो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट होगा और इससे क्या रिलीज होने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगेगा। एस्ट्रोजन भी होगा लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा। अब देखो प्रोजेस्टेरॉन का जो यहाँ पे ग्राफ है वो बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ गया क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। तो एंडोमेट्रियम पे अगर हम आएंगे, ये एंडोमेट्रियम आपको लाइनिंग दिखा रही है। एंडोमेट्रियम में आप आएंगे, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे एंडोमेट्रियम भी बन रही थी। अब जैसे प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट है वो एकदम से ज्यादा होता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है और ज्यादा बनने लगती है। आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद, किसके 14 दिन के बाद, जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम के 14 दिन बाद जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक होगा और LH और FSH का जो अमाउंट है वो कम होगा। ठीक है, LH और FSH का अमाउंट जब कम होता है तो इससे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम पे फर्क पड़ेगा, कॉर्पस ल्यूटियम की धीरे धीरे डेथ होने लगेगी। कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ होने के बाद आपने कहा प्रोजेस्टेरॉन का जो अमाउंट है और एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है एकदम से कम होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं है अब एंडोमेट्रियम फिर से टूटने लगी है, ये आपका फिर से सिक्रेटरी फेज आ गया है। यही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और यही आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास आता है यहाँ पर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है, एज इट इज आपको बनाना है। इसमें आपने कहा ये कुछ पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज हेड पार्ट, ये है नेक, ये मिडिल पार्ट होती है, ये टेल होता है, टेल में ही मूवमेंट आपकी मिलेगी। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर हेड पार्ट है इसमें एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम क्या करता है, जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वहाँ पे क्या होता है एंजाइम्स होते हैं उनसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये न्यूक्लियस वाला जो रीजन है इसी में आपका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल इसी में होगा और इसी से जब एक्रोसोम बर्स्ट होगा तो जो न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वही ट्रांसफर होता है किसमें, ओवम में। ठीक है, क्लियर है इतना। ये मिडिल पार्ट होगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये टेल यहाँ पर होता है। ये स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपके थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन मतलब क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको चीजें क्या करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा एलैबोरेट करके करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके
पास जो आया है वो है शुक्राणु जनन एवं अंड जनन का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यानी कि आपने गैमेटोजेनेसिस देखनी है जिसमें आपने मेल गैमेट के फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को देखना है। क्वेश्चन आपका लेंथी भी है, लेकिन अगर डायग्रामेटिक वे से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इजी भी होगा। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों को आप 1.5 नंबर में डिवाइड कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर करना है। आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। दूसरी बात जो है वो ये देखना है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। अच्छा, आप ध्यान दे रहे हैं, आपको बार बार बोला जा रहा है कि ध्यान दो कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, रिप्रोडक्शन से आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, रिप्रोडक्शन से आए हैं, जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, रिप्रोडक्शन से आया है। अब यहीं पर देखो आपके पास कितने सारे क्वेश्चन सेम चैप्टर से आए हैं, रिप्रोडक्शन से। ठीक है, 3 नंबर का ये है और 3 नंबर का ये है। 6 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं पर आपके रिप्रोडक्शन से आ गए हैं, जो सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। और ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो इस सेम चैप्टर से आए हैं। तो कुछ कुछ यूनिट आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, जेनेटिक वाली यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट अभी तक हमारे पास यहाँ पर आ रही है, जिससे कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, यूनिट की बात हो रही है, यूनिट के अंदर चैप्टर भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, चलो अब शुक्राणु जनन एवं अंड जनन की जो प्रक्रिया है, सेम चीज आपको यहाँ पर नोट्स में करवाई गई है। और जब हमने यहाँ पे क्या की थी, गैमेटोजेनेसिस की थी, तो हमने यहाँ पर देखा था, सबसे पहले तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा था। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के बाद ये आपका क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओवम है, यानी कि oogenesis की प्रोसेस हमने देखी थी। oogenesis की प्रोसेस हो कहाँ पे रही है, ओवरी में हो रही है। ओवरी में जब हमने देखा था कि ये जो फॉलिकल्स हैं, तो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने कहा पहले प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स होंगी, फिर टर्शरी फॉलिकल्स यहाँ पर होंगी। ऐसी बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर बनती हैं। और इसी में हमने समझा था कि कैसे यहाँ पर फाइनली ग्राफियन फॉलिकल्स बनती है, ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होती है, ओवम रिलीज होता है। ओवम में कुछ और कवरिंग्स भी हमने यहाँ पे पढ़ी थी। तो ये होता है oogenesis की प्रोसेस, जिसको एक लाइनर डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है कि यह है oogoनियम। ठीक है, oogoनियम जिसे स्टेम सेल्स कहते हैं, इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस में मतलब है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एज इट इज रहेंगे। इसीलिए आप कह रहे हैं 46 क्रोमोसोम इसमें है, तो 46 इनमें भी है। अब इसमें क्या होती है, इसकी डॉटर oogoनियम में इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये कब की बात है, यहाँ पर ये बात हो रही है तब की जब क्या है, जो फीमेल है वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू ये सारे चेंजेस उसके ओवरी में होते हैं। अब जब बर्थ हुआ, बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आई है, यानी कि किशोर अवस्था में आने के बाद जो प्राइमरी oocyte है आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि किशोर अवस्था के बाद जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट में आपके पास क्या बनते हैं, यहाँ पे 2 सेल बनती है, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, एक सेकेंडरी oocyte बनती है। अच्छा, ध्यान दो, इनमें कवरिंग्स भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, हमने पढ़ा था थीका, यहाँ पे पढ़ा था थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना हमने पढ़ा था यहाँ पर। और जितनी भी लेयर्स यहाँ पे पढ़ी है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगी एंड फाइनली आपने कहा ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है, ये ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो एक लाइनर डायग्राम है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज को देखना है, क्योंकि अगर हम पूरा यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर का मतलब ये है कि क्वेश्चन देखना, कैसे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली उनको वहाँ पे सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर नोट्स आपने प्रॉपर नहीं बनाए हैं या कहीं पे छूट जाता है, तो आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे टॉपिक को उस जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो oogenesis होती है। अब हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस आता है। उसमें हमने क्या बोला, देखो। अच्छा, जो यहाँ पे मेल है उसमें जो भी चीजें स्टार्ट हो रही हैं वो प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है। अच्छा, इसके पहले हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। ठीक है, हमने अलग अलग स्ट्रक्चर वहां पर पढ़े थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो क्या होगी वहां पे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। कुछ हमारे पास सर्टोरी सेल्स आई थी यहाँ पर। और स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको करने हैं। इसमें लाइन डायग्राम में आपने कहा स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। यानी कि आपके पास ये भी आप देखेंगे और आपके पास यहाँ पे गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है।
मैं अगेन आपको कह रही हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि ये चीजें रट के जानी है और इतने में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये तो आपका क्या है, एक लाइनर डायग्राम है जिसमें आप शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए कि स्पर्मेटोगोनिया की जो पोजीशन है वो बताइए यहाँ पर टेस्टिस में, तो आपको पूरा लाइनर डायग्राम पूरा डायग्राम बनाना है। वहाँ पे लाइनर डायग्राम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपको क्या करना है, पूरा समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। ठीक है, अब आपके पास क्या होते थे, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाए कि बताइए शुक्राणु जनन का वर्णन कीजिए। अब आपको 3 नंबर में सिर्फ आपको शुक्राणु जनन ही बताना है, या आपसे पूछा जाए कि अंड जनन का वर्णन कीजिए, पूरे 3 नंबर में आपको अंड जनन ही यहाँ पे बताना है। तो आपको सारे स्टेप बताने पड़ेंगे। देखो अभी के लिए तो चल जाएगा, 1.5 नंबर का ये है, 1.5 नंबर का ये, और 1.5 नंबर में आप क्या कर रहे हैं, दोनों को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो लाइनर डायग्राम से क्या है, चल जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये कंबाइंड होके आएंगे, या हो सकता है ये सेपरेट क्वेश्चन बन के आ जाए। तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक को पूरा समझना है और रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होता है। देखो बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे कि जो रिलेटेड टॉपिक है उनमें आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। अब इसको आप सोच के अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप वहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि oogenesis को आप क्या कीजिए, यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए, वहां पर आप कोई अपनी तरफ से आंसर नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है इट मीन्स कि आपको कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए हर एक स्टेप को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं? यदि एक हीमोफिलिक रोग वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से कर दिया गया हो तो उसके भावी संतानों में यह रोग किस प्रकार उत्पन्न होगा? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। सेम टॉपिक में हमने काफी 1 या 2 लेक्चर में हमने सेम टॉपिक किया था, जिसमें हमने देखा था कि ये जो यहाँ पे सेक्स लिंग कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि व्हाट डज सेक्स लिंग कैरेक्टर मीन्स। ठीक है, यानी कि लिंग संलग्न गुण से क्या अभिप्राय है। इफ अ हीमोफिलिक कैरियर वुमेन, एक जो हीमोफिलिक कैरियर वुमेन है उसकी शादी अगर एक नॉर्मल मेल से हो जाती है, हाउ दिस डिजीज विल डेवलप इन देयर फ्यूचर प्रोजेनी, उनकी आने वाली जो संतान है उनमें ये जो हीमोफीलिया का रोग है वो किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से शो होगा। एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली, तो डायग्राम से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने ये पढ़ा है थोड़ा सा भी, अगर 1-2 बार भी आपने प्रैक्टिस की है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलो, तो ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन दे देती हूँ। सिचुएशन में क्या बोला गया है? सिचुएशन में बोला गया इफ अ हीमोफिलिक कैरियर वुमेन। ठीक है, अच्छा कैरियर वुमेन में कैसे आप दिखाएंगे? कैरियर वुमेन में हीमोफीलिया को हम एच से दिखाते हैं, ये होगा, या कैरियर वुमेन में ये होगा। कौन सा होगा? देखो फीमेल में हमने कहा फीमेल में ये अफेक्टेड है और ये कैरियर होगी। ठीक है, मेल में क्या बोला था? अगर मेल में ऐसी कंडीशन हो तो ये क्या होगा, यहाँ पे सब ये अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो मेल में कैरियर जैसी कंडीशन नहीं आती है। अच्छा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर लिंग संलग्न गुण है वो क्या होता है। ये तो हमने बात की है कि हमारे सेल में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उनमें से जो 44 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स है, वो सेम होते हैं मेल और फीमेल में। बाकी के जो एक जोड़ा बचा है, ठीक है, XX या XY, फीमेल में XX एंड मेल में XY, इसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। लैंगिक गुणसूत्रों में अगर कोई जीन किसी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो बीमारी है, अगर हम जेनेटिक डिजीज कह रहे हैं, जेनेटिक डिजीज का मतलब है कि हमारी जीन्स की वजह से कोई बीमारी अगर है तो वो हमारी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या जेनेटिक डिजीज होती है। तो हमने कहा कि अगर इन लैंगिक गुणसूत्रों पर किसी बीमारी के लिए कोई जीन प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या कहेंगे? लिंग संलग्न गुण कहेंगे, या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहेंगे, या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, लैंगिक गुणसूत्रों पर किसी बीमारी के लिए जो जीन है वो प्रेजेंट है। अब हीमोफीलिया जो है वो एक ऐसा ही डिजीज है जिसके जीन जो है
वो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। इसीलिए तो हमने यहाँ पर क्या बोला है, इसीलिए तो हमने सिर्फ एक्स पे हीमोफीलिया के जो जीन है वो यहाँ पे शो किए हैं। वाई क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के जीन नहीं होते हैं, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। और कौन से एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, जो यहाँ पर लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उन पे होते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम लिंग सहलग्न गुण कहते हैं। तो आपने कहा that link character and observable features of an organism controlled by the gene on the chromosome that determine the organism, like they can be dominant or recessive in nature. Y-linked and X-linked recessive disease usually occur in male because a male have only one X chromosome. A single recessive gene on that X chromosome will cause the disease. Disease such as hemophilia and Duchenne muscular dystrophy occurs from the recessive gene on the X chromosome. Y-linked disorders are agiospermia and retinitis pigmentosa. ठीक है, तो क्या समझा, क्या बोला गया है, एक बार मैं समझाती हूँ फिर हम पढ़ते हैं। हमने बोला है यहाँ पर कि जो लिंग सहलग्न गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि जब किसी बीमारी के लिए जो जीन है जब लैंगिक गुणसूत्रों पर होते हैं तो उसे हम लिंग सहलग्न गुण कहेंगे या लिंग सहलग्न बीमारी कहेंगे। हीमोफीलिया उनमें से एक होता है। ये जो बीमारियां हैं वो रेसेसिव या डोमिनेंट हो सकती हैं, इसका मतलब भी हमने समझा था। हमने कहा कि अगर ये डोमिनेंट होती तो इस कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो इस बीमारी के जो कैरेक्टर हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन होती कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या है, हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट है, हीमोफीलिया के लिए जीन प्रेजेंट है, तो ये व्यक्ति भी क्या होता, हीमोफीलिया के लक्षणों से क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये डोमिनेंट नहीं है, अगर ये डोमिनेंट होगा तो इस कंडीशन में तो ऑफकोर्स आपको देखने को मिलेंगे हीमोफीलिया के कैरेक्टर, लेकिन इसमें भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये रेसेसिव डिजीज है तो आपको हीमोफीलिया के कैरेक्टर तभी देखने को मिलेंगे जब फीमेल में ये कंडीशन होगी। अगर फीमेल में ये कंडीशन है तो यहाँ पर फीमेल एज अ कैरियर आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें हीमोफीलिया के कैरेक्टर आपको नहीं मिलेंगे, जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। मेल की अगर बात करें, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो इसीलिए जो मेल है वो हमेशा ही यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टेड होगा अगर इसके एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया के क्या होंगे, जीन प्रेजेंट होंगे। तो अब हमने कहा लिंग से जुड़ा चरित्र नहीं, यहाँ पे गुण होगा। ठीक है, गुण, स्पेस नहीं है, गुण। आपने कहा कि इससे जुड़े जो गुण होते हैं किसी जीव के एक अवलोकन योग्य विशेषता जो गुणसूत्रों पर जीन द्वारा नियंत्रित होती है, जो जीव के लिंग के निर्धारण करती है, वे प्रकृति में प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव रोग आमतौर पर पुरुषों में होते हैं, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर होता है। ठीक है, उस एक्स गुणसूत्र पर एकल अप्रभावी जीन रोग का कारण बनेगी। हीमोफीलिया और डिचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोग एक्स गुणसूत्रों पर एक अप्रभावी जीन से होता है। वाइलिंग विकार जो होता है वो एजियोस्पर्मिया और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। एक बार आप रीड कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई। तो इसमें भी यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया होगा, ऐसा दिया तो नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं वो बताएंगे, जिसमें आप बताएंगे कि जो लैंगिक गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं अगर वो किसी रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं तो उसको हम लिंग सहलग्न बीमारी या लिंग सहलग्न जो डिजीज है वो कहेंगे, या लिंग सहलग्न विकार कहेंगे। ये रेसेसिव और डोमिनेंट दोनों तरीके की हो सकती है। ठीक है, और ये एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड भी हो सकती है। एक्स लिंक्ड का मतलब होता है कि इस बीमारी के जो जीन है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और दूसरी प्रकार की हो सकती है वाई लिंक्ड, की बीमारी के जो जीन है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे ही पाए जाएंगे। अगर सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल में वो जो बीमारी है, जो डिजीज है वो पाई जाएगी। और अगर एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे अगर एक्स लिंक्ड ये डिजीज है तो इसका मतलब है कि ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। ठीक है, ज्यादातर जो चांसेस हैं वो किस में होंगे, आपने कहा डिपेंड करता है कि जो यहाँ पे पेरेंट्स है उनकी कंडीशन कैसी है। इसीलिए हमने काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो एक बार आप लोग इसे रीड कर लें। चलो, अब जो हमें कंडीशन दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। हमें बोला गया है अगर एक कैरियर फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से हो जाती है तो क्या होगा। तो ये पेरेंट है। अब यहाँ पे आप गैमीट बनाएंगे, मैं सीधे F1 जनरेशन लिख रही हूँ। ठीक है,
तो ये कंडीशन आएगी तो ये हुआ, और अगर ये कंडीशन आएगी तो ये हुआ, अगर ये कंडीशन आएगी तो ये हुआ, और अगर ये कंडीशन आएगी तो ये हुआ। तो कुछ ऐसे हमें देखने को मिलेगा अगर फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है। तो हमने कहा कि हमारे पास कैरियर फीमेल आएगी, हमारे पास अफेक्टेड मेल आएगा, हमारे पास नॉर्मल फीमेल आएगी, और नॉर्मल मेल यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, यही है। एक बार फिर से देख लें क्या पूछा गया था। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम सही से नहीं पढ़ते हैं और हमारा जो पूरा आंसर है वही गलत हो जाता है। अब हमने आंसर तो हमने ठीक किया है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत कर रखा होता है। तो यही हम देख लेंगे। जो हीमोफिलिक कैरियर है यानी कि फीमेल है ये, और नॉर्मल मेल का मतलब होता है XY। तो यही हमने सेम लिया है और ये हमारे पास रिजल्ट आया है ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास अलग अलग प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आएंगे। इजी है ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके इजी रहते हैं, इसीलिए आपको पढ़ लेना है। चलो, हो गया है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हार्डी वैनबर्ग सिद्धांत का उल्लेख जो मेंशन है, हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ रखा है। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है, देखो मैं फिर से कह रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हार्डी वैनबर्ग सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में होगा, क्योंकि हमारे क्लास का टाइम हो गया है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं हमारे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 एंड 28। तो ये क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं। कोशिश करेंगे आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को घर से देख करके आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, आपको यहाँ पर निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है। आपको बताना है कि एड्स का जो संचरण है, जो ट्रांसमिशन है, वो कैसे होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, फटाफट से वो लिख देने। ज़रूरी नहीं है कि एड्स क्या होता है, एड्स क्यों होता है, एड्स कैसे होता है। ये कैसे होता है आप ट्रांसमिशन लिखेंगे, लेकिन आप जो उसका रूट कॉज है वो लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये लिखने की फैलता कैसे है। तो एड्स कैसे फैलता है, कुछ पॉइंट्स आपने लिख देंगे कि इन तरीकों के थ्रू फैलता है। मलेरिया कैसे फैलता है, निमोनिया कैसे फैलता है। अब अगर आपको इन जो डिजीज है, ये जो बीमारियां हैं, इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो 3 नंबर आप बहुत जल्दी से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। आपको फटाफट से लिखना है कि कैसे कैसे ट्रांसफर या कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा, एक बार देखेंगे। हार्डी वैनबर्ग सिद्धांत एक बार पढ़ के लेकर के आएंगे। सीवेज क्या है, सीवेज निस्तारण के प्राथमिक एवं द्वितीय उपचार का वर्णन कीजिए। व्हाट इज सीवेज, डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। अगेन आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब ये फिर से आपके रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से आया है, जिसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है। 4 नंबर का है। देखो, इसमें कहा गया व्हाट इज पॉलिनेशन, परागण क्या है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस, कि वो अलग अलग जो एजेंट है जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये इसके अथवा में भी क्वेश्चन आया है, ये सेम चैप्टर से आपके पास आया है, जिसमें कहा गया है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। आपको डायग्राम दिखाना है। पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाते हुए स्त्री केशर का अनुलंब काट, यानी कि यहाँ पे एलएस ऑफ अ पिस्ट शोइंग अ पाथ ऑफ पॉलन टू ग्रोथ, एंड सेकंड है परिपक्व भ्रूणकोश का चित्रात्मक निरूपण, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियोस। दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम चैप्टर से आए हैं। तो एक बार आप लोग इन्हें क्या करेंगे, देख लेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।